अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फाइलम एनालिडा में टैग्माटाइजेशन और मेटामराइजेशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके जनरल करैक्टरिस्टिक्स को देखा था। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि मेटामराइजेशन, मेटामरिज्म और टैग्माटाइजेशन है। तो इसको हम स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मेटामरिज्म क्या होती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी सेगमेंट्स पर कंसिस्ट करती है। तो उन बॉडी का जो हर सेगमेंट होता है उसे मेटामर कहते हैं, और चूँकि वो मेटामर से मिलकर बॉडी बनी होती है, सो डेट्स वाई उसे मेटामरिज्म कहते हैं। इट मीन के अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ सेगमेंट्स, उस बॉडी के बनने के प्रोसेस को हम मेटामरिज्म कहते हैं। तो हमने कहा कि अरेंजमेंट ऑफ बॉडी इनटू सेगमेंट्स इज नोन एज मेटामरिज्म। अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इनटू सेगमेंट्स called मेटामरिज्म। अब इसको समझने के लिए हमें एक छोटी सी डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कोई एग्ज़ाम्पल है, हम कोई एक एनिमल बना लेते हैं और ये हमारे पास एनिमल है, और यहाँ पर देखिए इस एनिमल के मैं सेगमेंट्स बना रहा हूँ, और ये एनिमल इलांगेटेड बॉडी है। इलांगेटेड बॉडी, और इसकी जो बॉडी है यहाँ पर देखें ये छोटे छोटे पार्ट्स पर कंसिस्ट कर रही है, और इन तमाम बॉडी में मौजूद हर एक पार्ट को हम सेगमेंट कहते हैं। तो चूँकि ये बॉडी सेगमेंट से मिलकर बनी हुई, सो डेट्स वाई इसे हम सेगमेंटेशन भी कहते हैं और इसे हम मेटामरिज्म भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, एक सेगमेंट है। इसी तरीके से ये बहुत सारे सेगमेंट हैं। तो ये सेगमेंट्स जो हैं ये मिलकर एक बॉडी बना रहे हैं। अब अगर हम इसकी एग्जांपल लें कि ये कौन सा एनिमल है, तो हमारे पास ये अर्थवर्म है। अर्थवर्म एक्चुअली कि जो अर्थवर्म है उसकी बॉडी मेटामेरिक बॉडी होती है। तो स्टूडेंट्स, हमने देख लिया कि जो बॉडी है ये मेटामेरिक क्यों होती है, या फिर हम इसे मेटामरिज्म क्यों कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चे एक चीज़ है, यहाँ पर मैं साथ ही आप लोगों को बताता चलूँ कि इसके बॉडी के जो पार्ट्स हैं, अगर मैं इनमें से कुछ पार्ट्स को थोड़ा सा इनलार्ज कर लूँ, मैं ऐसे इन पार्ट्स को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ और मैं यहाँ पर इनको जूम करके समझने की कोशिश करूँ, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ये एक्चुअली इसकी बॉडी के पार्ट्स हैं जिनको हम सेगमेंट्स कहते हैं। अब होता यूँ है कि इनका जो हर बॉडी का सेगमेंट है, एक्चुअली उसके पास अपनी नर्वस स्ट्रक्चर होती हैं, उसके पास अपनी सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसी के पास अपनी ही एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस सेगमेंट की हम बात करें तो इसके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, इसके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। मैं कह सकता हूँ कि इसके पास अपनी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स भी हैं इसके पास। इसके पास अगर मैं बात करूँ तो इसके पास अपनी सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर्स भी हैं। इसके पास अपनी नर्वस स्ट्रक्चर्स भी हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम के लिए भी इसके पास अपनी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। तो ऐसा बॉडी का सेगमेंट जो कि स्पेशलाइज्ड हो, जैसे कि ये स्पेशलाइज्ड है, तो इसी तरीके से ज़्यादा इनके जो सेगमेंट्स होते हैं ऑलमोस्ट दे आर स्पेशलाइज्ड। बॉडी का कोई भी सेगमेंट जो स्पेशलाइज्ड हो अपने फंक्शन के लिए, तो उसको हम टैगमा कहते हैं। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बॉडी सेगमेंट which have specialized function
अब ये इसके स्पेशलाइज्ड फंक्शन क्यों हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। तो दैट बॉडी पोर्शन इज नोन एज यहाँ पर हम लिख देते हैं नोन एज टैगमा। अब एक बॉडी का जो पार्ट है ये वाला, फॉर एग्जांपल कि इसके अंदर मैं यहाँ पर कंसीडर कर देता हूँ कि ये सेंटर में इसके पास, ये रफली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए, यहाँ पर ये कोई सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हम ये कंसीडर कर देते हैं कि ये इसके पास कोई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नेफ्रिडिया वगैरह है, यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि इसके पास कोई गैंग्लिया वगैरह प्रेजेंट है जो कि नर्वस फंक्शन करता है। तो इसी तरीके से ये सारों के अंदर प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। अब ये डेफिनेटली सारे जो बॉडी के पोर्शंस हैं वो स्पेशलाइज्ड होंगे, सारे स्पेशलाइज्ड होंगे। तो हर एक को हम क्या कहेंगे? टैगमा कहेंगे। तो चूँकि बॉडी जो है वो स्पेशलाइज्ड बॉडी पोर्शन रखती है जिनको टैगमा कहते हैं, सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टैगमा द होल बॉडी का जो इस तरीके से टैगमा से मिलकर बॉडी के बनने का प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं टैगमाटाइजेशन, नोन एज, यहाँ पर हम लिख देते हैं टैगमाटाइजेशन। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि ये तो हमने पढ़ ली ये चीज़ें कि बॉडी में मेटामरिज्म क्या होती है, बॉडी में टैगमाटाइजेशन क्या होती है। अब हमने देखना है इस मेटामरिज्म को एम्ब्रियोनिक स्टेज पर, कि जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, ये जानवर या एनिमल्स बन रहे होते हैं, तो उस वक्त ये जो मेटामरिज्म का प्रोसेस है वो कैसे होता है, इट मीन इनकी बॉडी सेगमेंट्स में कैसे बनती है। तो स्टूडेंट्स इस बात को समझने के लिए हमें प्रीवियस लेक्चर में हमने सीलोम फॉर्मेशन के 2 हाइपोथेसिस डिस्कस किए थे। जो पहला हाइपोथेसिस था वो हमारे पास था शाइज़ोसीलस सीलोम फॉर्मेशन, शाइज़ोसीलस सीलोम फॉर्मेशन। और हमारे पास जो दूसरा था वो हमारे पास था इंटेरोसीलस सीलोम फॉर्मेशन, सीलोम फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स ये 2 हाइपोथेसिस हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। अब हम इनमें से जो पहला है जिसको हमने शाइज़ोसीलस सीलोम फॉर्मेशन कहा है, इसको हम अप्लाई करते हैं शाइज़ोसीलस सीलोम। चूँकि इनके अंदर सीलोम जो है वो शाइज़ोसीलस होती है और वो शाइज़ोसीलस सीलोम बॉडी को सेगमेंटेड कैसे बना देती है, हम इसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम इस तरीके से एक डायग्राम बना लें और हम कहें कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये जो जर्म लेयर्स हैं ये कुछ इस तरीके से होती हैं, और हमें पता है कि जो बाहर वाली है इसे हम एक्टोडर्म कहते हैं, एक्टोडर्म, ये दरमियान वाली को हम मीज़ोडर्म कहते हैं, ये अंदर वाली को हम एंडोडर्म कहते हैं, एंडोडर्म। ये हमें आइडिया हो गया कि मीज़ोडर्म जो है वो बिल्कुल अंदर वाले दरमियान वाली होती है, अंदर वाली को हम एंडोडर्म कहते हैं, और जो बाहर वाली है उसको हम एक्टोडर्म कहते हैं। लेकिन इसमें हमने देखना है कि मेटामरिज्म कैसे होती है एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में। तो गौर करिएगा स्टूडेंट्स, होता ऐसे है कि जो दरमियान वाली ये मीज़ोडर्म है ये एक्चुअली स्प्लिट हो जाती है। तो स्प्लिटिंग ऑफ मीज़ोडर्म से जो बॉडी कैविटी या सीलोम बनती है, एक्चुअली उसको हम शाइज़ोसीलोम कहते हैं। तो ये स्प्लिट हो गई है, तो स्प्लिट जैसे हुई तो इसके स्प्लिट होने से क्या हुआ कि ये स्प्लिट होकर फोल्ड होना शुरू हो गई। अब ये स्प्लिटेड पोर्शन फोल्ड हो जाएगा, ये भी फोल्ड हो जाएगा, ये भी, तो तमाम जो ब्रोकन पार्ट्स ऑफ मीज़ोडर्म है वो फोल्ड हो जाएंगे, और फोल्ड होने से वो एक वेजिकल या सैक्स बना देंगे। किस तरीके से बना देंगे? मैं कहता हूँ ये हमारे पास एक्टोडर्म है, तो ये वाले फोल्ड होकर इस तरीके से ये छोटी छोटी वेजिकल्स बना देंगे। एक्चुअली ये जो वेजिकल्स हैं, ये जो सैक्स हैं, ये मीज़ोडर्म से डिराइव्ड हैं, और इनके दरमियान ये सेप्टम मौजूद हैं जो इनको सेपरेट करते हैं, और ये सेप्टम जब इनके साथ कंबाइन करते हैं तो ये डबल मेम्ब्रेन बन जाते हैं। और दरमियान में यहाँ पर ये गौर करिए हमारे पास कौन सी है, ये एंडोडर्म मौजूद है। अब स्टूडेंट्स होता क्या है
कि ये वाला हमारे पास जो पोर्शन है, अब अगर हम इसको स्प्लिट कर दें ऐसे तो और हम इसको सीधा कर लें तो ये हमारे पास पूरा एक बॉडी, जिस तरीके से बॉडी बन जाती है इलोंगेटेड बॉडी ऑफ द एनालिड्स, ये वैसे ही बन जाएगी। ये कैसे बनेगी आइए देखते हैं। हमारे पास ये वो लाइन है जो हम यहाँ से लेकर, ऐसे लाइन है और हमने यहाँ तक इसको ड्रा किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये एक्चुअली कौन सी लाइन है? ये एक्टोडर्म है। उसके बाद यहाँ से लेकर ये पूरे पोर्शन को अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट कर दें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास पूरा सेगमेंट्स बनते चले जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो है वो एंडोडर्म है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरी बॉडी की जो है वो सेगमेंटेशन हो गई है, यानी कि मेटामेरिक बॉडी फॉर्म जो है वो कैसे बनती है? वो एक्चुअली शाइज़ोसीलस सीलोम का जो प्रोसेस होता है वो उससे बनती है। तो स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि ये एक्चुअली बॉडी की जो सीलोम है ये कैसे बनती है। अब यहाँ पर गौर करिए कि ये जो सैक्स होती हैं, यहाँ पर गौर करिए कि जो सेपरेटेड पोर्शन है एक्चुअली इनको मेसेंड्रीज भी कहते हैं और ये डिफरेंट सेगमेंट्स को सेपरेट कर देते हैं। इनमें से हर एक जो सेगमेंट है वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। तो स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड होने के बाद हम उस पोर्शन को टैगमेटा कहते हैं और पूरे बॉडी का टैगमेटा इकट्ठे हो जाते हैं और उस प्रोसेस को हम टैगमेटाइजेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि मेटामरिज्म क्या है, उसके बाद मेटामेरिक बॉडी कौन सी है, टैगमेटाइजेशन क्या है, और टैगमेटाइजेशन को भी हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमने ये भी देख लिया कि एम्ब्रियोलॉजिकली टैगमा बनते कैसे, यानी कि टैगमेटाइजेशन कैसे होती है और साथ साथ मेटामरिज्म कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि इन एनिमल्स के अंदर कौन सी ऐसी अडॉप्टिव बिहेवियर्स हैं, कौन से ऐसे अडॉप्टिव प्रोसेस हैं जो इनको ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। तो गौर करिए स्टूडेंट्स कि इनकी जो हमारे पास बॉडी है वो इलोंगेटेड है। तो यहाँ पर देखिए देयर इज़ नो इंटरनल और एक्सटर्नल स्केलेटन इज प्रेजेंट। इसके अंदर कोई हार्ड फॉर्म में एक्सटर्नल स्केलेटन भी नहीं है और इनके अंदर कोई हार्ड फॉर्म में इंटरनल स्केलेटन भी नहीं है। तो हाउ दे एक्चुअली प्रोटेक्ट और सपोर्ट देमसेल्व्स। तो ये अगर ये ऐसी स्ट्रक्चर्स नहीं हैं तो ये अपने आप को सपोर्ट कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम ये भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इनके अंदर दो अडॉप्टिव फिनोमेना मौजूद हैं। वो कौन कौन से हैं? जो कि सेगमेंटेड बॉडी की वजह से, यानी कि मेटामरिज्म की वजह से इनके अंदर दो प्रोसेसेस हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे डियर स्टूडेंट्स है कि ये जो मेटामेरिक बॉडी फॉर्म है ये इनको फ्लैक्सिबल सपोर्ट देती है। फ्लैक्सिबल सपोर्ट, ये इनको फ्लैक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो डियर स्टूडेंट दूसरा इनके अंदर जो अडॉप्टिव फंक्शन है वो कौन सा है कि फ्लैक्सिबल सपोर्ट के साथ साथ इनको एफिशिएंट लोकोमोशन भी प्रोवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं एफिशिएंट लोकोमोशन। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि इनके अंदर लोकोमोशन एक्चुअली कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इनकी लोकोमोशन की बात करें तो इनके बॉडी का जो हर पोर्शन है, जो हर सेगमेंट है, उसमें दो किस्म के मसल्स पाए जाते हैं। वो कौन कौन से मसल्स होते हैं? तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम इसकी हेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं और कौन सी है वो है लोकोमोशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोकोमोशन इनमें कैसे होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इनमें 2 टाइप्स के मसल्स पाए जाते हैं। 2 टाइप्स ऑफ मसल्स। अब ये जो 2 टाइप्स ऑफ मसल्स हैं एक्चुअली दे आर इन्वॉल्व टू हेल्प इन द लोकोमोशन टू दीज एनिमल्स। इन एनिमल्स को लोकोमोशन के लिए 2 किस्म के मसल्स होते हैं। वो कौन कौन से मसल्स हैं? डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइप के जो मसल्स हैं हम उनको कहते हैं सर्कुलर मसल्स। अब ये नाम से जाहिर है कि ये जो मसल्स हैं ये एक्चुअली सर्कल फॉर्म में होंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरे मसल्स हैं और इन मसल्स को हम कहते हैं रेडियल, या इन्हीं को हम लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो ये एक्चुअली इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो इनको लोकोमोशन प्रोवाइड करते हैं। हाउ
दीज मसल एक्चुअली अरेंज्ड इन द बॉडी टैगमेटा और टैगमा, यानी कि एक टैगमा के अंदर ये मसल्स कैसे अरेंज होते हैं, इसको हम एक डायग्राम से देखने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास बॉडी का कोई एक सेगमेंट है जिसको हम टैगमा कहते हैं। तो इनके अंदर कुछ इस तरीके से सर्कुलर मसल्स होते हैं, जैसे कि ये सर्कुलर मसल्स हैं। तो ये पूरे जो सर्कल फॉर्म में मसल्स हैं, हम इनको सर्कुलर मसल्स कह रहे हैं। अब होता क्या है कि इन्हीं मसल्स के साथ बाहर की तरफ इलोंगेटेड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, इन्हीं को हम रेडियल मसल्स भी कहते हैं ऑलमोस्ट। अब होता ऐसे है कि जब ये सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट करेंगे तो ये वाले मसल रेडियल मसल रिलैक्स कर जाएंगे, जब रेडियल मसल कंट्रैक्ट करेंगे तो सर्कुलर मसल रिलैक्स कर जाएंगे। तो इस तरीके से इनके बॉडी की जो शेप है वो चेंज होती रहती है। बॉडी का साइज़ एक साइड पर कम होता है, दूसरी साइड पर ज़्यादा हो जाता है, इट मीन डायामीटर बढ़ जाता है। तो इन अल्टरनेट रेडियल और सर्कुलर मसल की जो मूवमेंट होती है, ये क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी लोकोमोशन करते हैं। तो लोकोमोशन इन एनालिड्स नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है, उसके अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हाउ दे कैन यूज़ दिस सच टाइप ऑफ मसल फॉर द प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन। तो स्टूडेंट्स, हमने लोकोमोशन को डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास लास्ट जो है वो ये है कि हम इनमें हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है, यानी कि इनमें और एक्सटर्नल या इंटरनल स्केलेटन नहीं होता जो इनके बॉडी को सपोर्ट दे, लेकिन वाटर इज़ प्रेजेंट इन देयर बॉडी कैविटी विच इज़ एक्टिंग एज अ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। तो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो है वो एक्चुअली इनके बॉडी का स्केलेटन है जो इनको बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है।